गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तो कैसी चल रही है तैयारी? पहले तो ये बताओ। पीयू का टारगेट है? ओके। देखो, जब भी जब भी पेपर तुम टारगेट करोगे तो एक बात हमेशा याद रखना, यार पेपर ईज़ी आएगा तो ऐसा नहीं कि सिर्फ तुम्हारे लिए ईज़ी है, ठीक है? सबके लिए ईज़ी है। अगर डिफ़िकल्ट आएगा तो सबके लिए डिफ़िकल्ट है। तो इन द सेंस ये हमें एक चीज़ अपने दिमाग में क्लियर रखनी है कि पेपर को देख के तो पैनिक नहीं करना, ठीक है? अगर पेपर डिफ़िकल्ट आएगा तो कट ऑफ लो जाएगी ऑटोमैटिकली। कट ऑफ लो जाने का मतलब क्या है कि कम क्वेश्चन्स पे भी सिलेक्शन होगा। और अगर पेपर आसान आया है तो इसका मतलब कट ऑफ हाई जाएगी, है ना? इसका मतलब ज़्यादा क्वेश्चन तुम्हें सही करने पड़ेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एक तो पैनिक नहीं करना, ठीक है? पेपर दे के पैनिक नहीं करना और कुछ चीज़ों के ऊपर ज़रूर फोकस करना है। मैं वो एक शॉर्ट भी बनाया उस चीज़ को लेके। कुछ चीज़ों पे तुम्हें फोकस ज़रूर करना ही करना है। वो क्या? एक तो जो रीसेंट जजमेंट्स आई हैं, जो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स आई हैं, वो तो तुम्हें पता ही होगा, ठीक है? उसके अलावा जैसे एक लिस्ट ज़रूर बना लेना, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने को ना अभी काफ़ी कंट्रीज़ ने रिसेंटली हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया अपना। अभी परसों जो है, जैसे अभी इज़राइल की विज़िट हुई थी, पता होगा ना? पता है या नहीं पता? इज़राइल की पार्लियामेंट को हम क्या बोलते हैं? यस सर। ठीक है, नेस्ट के नाम से हम जानते हैं, ठीक है? तो ऐसा नहीं कि ये कोई रैंडम चीज़ मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कई बार पार्लियामेंट का नाम पेपर में पूछा गया है। क्यों पूछा गया है? जैसे मान लो इज़राइल ने हमारे फ़ेवर में कुछ भी करना है, तो अप्रूवल कहाँ से मिलेगा? वहाँ की पार्लियामेंट से। और 3 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो हमारा काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, ठीक है? फाइनेंशियली, टेक्नोलॉजी वाइज़ भी। और उन 3 कंट्रीज़ के पार्लियामेंट के नाम कई बार पेपर में पूछे गए हैं और वो तुम्हें पता भी होना चाहिए। एक तो तुम्हें पता चल गया होगा इज़राइल, ठीक है? इज़राइल काफ़ी बार हम जैसे अभी आपको बताता हूँ, जब कारगिल वॉर हुई थी ना, तो हमारे पास एम्यूनिशन्स, हथियार वगैरह नहीं थे इतने। हमें इमरजेंसी बेसिस पे वो चाहिए थे, तो किसने प्रोवाइड करे? इज़राइल ने, ठीक है? वहाँ की पार्लियामेंट अप्रूवल देती है। तो नेक्स्ट कई बार पेपर में पूछा गया। दूसरा रशियन पार्लियामेंट, नो डाउट अबाउट दैट। रशिया हमारा हर बुरे समय में हमारा साथ देता है। तो रशियन पार्लियामेंट का नाम क्या है? तो दैट इज़ डूमा, DUMA, पता होना चाहिए तुम्हें, ठीक है? तीसरा जापान, बहुत बार हमें सॉफ्ट लोन देता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करता है। सॉफ्ट लोन क्या है? जैसे इंडिया की पहली बुलेट ट्रेन कहाँ से कहाँ बन रही है? नहीं पता? बुलेट ट्रेन बन रही है भाई इंडिया में पहली बार, ठीक है? कहाँ से कहाँ बन रही है स्टूडेंट्स, किसी को पता है? हुँ, अहमदाबाद टू मुंबई, ठीक है? इंडिया की पहली बुलेट ट्रेन बन रही है। फाइनल स्टेज में है, बस ऑलमोस्ट बनने ही वाली है। इसका जो खर्चा आया था 1 लाख करोड़, फिगर समझ रहे हो? 1 लाख और उसके आगे करोड़, कितनी ज़ीरोज़ लगेंगी? पैसा कहाँ से आएगा? पैसा कहाँ से आएगा? तो ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए जापान देता है सॉफ्ट लोन। अब ये सॉफ्ट लोन का मतलब क्या होता है? लोन हमने तो लोन सुना है, सॉफ्ट लोन का मतलब क्या है? जो लोन 1% या उससे कम इंटरेस्ट रेट पे हो, 1% या उससे कम, यानी कि बस इसका मतलब ये समझ लो कि लोन की अमाउंट ही रिटर्न करनी है। आपसे कोई जो आप ये कह लीजिए ब्याज तो लिया ही नहीं जा रहा, ना के बराबर है। समझे बात? तो जापान हमें सॉफ्ट लोन पे देता है। इवन अच्छा तुम कहोगे बुलेट ट्रेन से फ़ायदा क्या होगा? या पहले ट्रेन की हालत सुधार लो। नॉर्मल ट्रेन्स की तो हालत खराब है ना? बट अब तुम्हें मैं इसका भी एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि बहुत से स्टूडेंट मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हम बुलेट ट्रेन की इंडिया को क्या ज़रूरत है? पहले तो हम एक्जिस्टिंग ट्रेन सेक्टर को सुधार लें। देखो इंडिया के साथ थोड़ा-सा ये चीज़ है कि हमें दोनों चीज़ों पे साइमल्टेनियसली काम करना पड़ेगा। जब 1950s में हमने इसरो के ऊपर काम करना शुरू किया, स्पेस प्रोग्राम्स के ऊपर काम करना शुरू किया, यार उस टाइम तो रोटी नहीं थी इंडिया के पास, ज़्यादातर लोग भूखे सोते थे। बट अगर हमने स्पेस प्रोग्राम पे उस टाइम काम किया, उसका एडवांटेज हमें आज है या नहीं है? आज वही इसरो इंडिया को क्या करता है? वेदर की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एडवांस में, जिससे किसानों को बेनिफिट होता है या नहीं? मॉनसून कब आएगा, किस टाइम पे कब पहुँचेगा, फ़ायदा होता है या नहीं होता? ठीक है? टेक्नोलॉजी में जब भी इन्वेस्टमेंट होती है, वो आगे चलकर देश को फ़ायदा ही पहुँचाएगी। जैसे एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ, आज दिल्ली मेट्रो है, तुम दिल्ली जाओ, दिल्ली का ट्रैफिक देखा है ना कितना खतरनाक है ना? दिल्ली मेट्रो में डेली 30 लाख के अराउंड लोग ट्रैवल करते हैं डेली बेसिस पे। अब तुम सोच के देखो 30 लाख सड़कों पे आ जाए गाड़ियाँ लेके, क्या होगा? जब दिल्ली मेट्रो का काम शुरू हुआ आज से 30 साल के लगभग पहले, तो उस समय दिल्ली की सड़कें टूटी हुई थी और 50-60 हज़ार करोड़ का खर्चा था उस टाइम पे, 50-60 हज़ार करोड़। तो उस टाइम अगर लोगों ने कह दिया होता कि यार क्यों मेट्रो बना रहे हैं, सड़कें ठीक कर लो, तो क्या सड़कों से काम चल जाता? तो हमें दोनों चीज़ों में साइमल्टेनियसली का और
तुम्हें मैं ये बता दूं कि जो दिल्ली मेट्रो बनी थी उसके लिए भी लोन कहाँ से आया था? जापान से। तो जापान जापान हो गया, इसराइल हो गया, रशिया हो गया, ये हमारे कुछ फ्रेंडली कंट्रीज है, तो इनके पार्लियामेंट का नाम हमेशा बार बार रिपीटेडली पूछा जाता है। तो जैसे इसराइल का आपको पता चल गया, नेस्ट है ना? फिर मैंने आपको बताया कि रशिया डूमा, तो उसी तरह से जापान की पार्लियामेंट को डाइट के नाम से जानते हैं, DIET। इज दैट क्लियर? तो अभी मैंने बताया तुम्हें कि भाई इंडिया का इंटरनेशनल थोड़ा सा रिलेशन समझाया। अब एक चीज और समझो एक चीज और समझो कि ये तो हमने बात की कि इंडिया का इनके साथ डायरेक्ट रिलेशन है, मतलब अब इवन प्राइम मिनिस्टर की कई ऐसी कंट्रीज विजिट हुई जहां पर काफी डेकेड से हमारा कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं गया, हमारा कुछ ज्यादा कुछ, बट उन कंट्रीज ने प्राइम मिनिस्टर को ऑनर किया विद देयर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो कहीं ना कहीं उनसे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो आप लिस्ट बना लीजिएगा पिछले 1-2 साल में, वैसे तो लिस्ट बहुत लंबी है, मोर देन 20 कंट्रीज है, बट आप पिछले 2-3 साल की लिस्ट बना लीजिएगा जहां पर आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी कंट्री ने उनको सिविलियन अवार्ड दिया है। ठीक है, पॉइंट समझ आया? उसके अलावा FTA हुआ है हमारा काफी सारी कंट्रीज के साथ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, है ना? यूरोपियन यूनियन के साथ हुआ है हमारा, उससे पहले न्यूजीलैंड के साथ हुआ था, है ना? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होता है कि देखो, पहले क्या होता था कि पहले ना व्यापारी दूसरे कंट्री में जाके सामान बेच लेते थे। देखो समझना ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का कंसेप्ट क्या है, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। और तुम बनने वाले हो वकील। एक बात हमेशा अपने दिमाग में याद रखना, वकील मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बताता हूँ, मैंने वो पहले भी शायद तुम्हें बताया हो कि वकील दो तरह के होते हैं। एक तो वो जो लोगों के पीछे भागते हैं, जिस तरह नोटरी का काम करा लो, ये काम करा लो, वो काम करा लो। एक वो जिसके पीछे लोग भागते हैं, जिनकी महीनों महीनों अपॉइंटमेंट का वेट करना पड़ता है, एक एक हियरिंग के 25-25 लाख लेते हैं। ठीक है, वकील दो तरह के होते हैं। अब तुम्हें कौन से वाला बनना है वो तुम सोचो। ठीक है, और वो तुम अच्छे कब बन पाओगे जब तुम चीजों को समझोगे। एक अच्छा वकील वो है जिसे हर चीज की एक अच्छी नॉलेज है, डेप्थ एनालिसिस वो कर सकता है, किस चीज को समझ सकता है। और ये एनालिसिस का कंसेप्ट कहाँ से आएगा? जब तुम हर चीज के बारे में समझना शुरू करोगे कि ये चीज ऐसी है तो ऐसी क्यों है, ऐसा क्यों होता है, अगर कुछ हो रहा है, कुछ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है तो ये ऐसा क्यों है, ऐसा होता क्यों है। तो जैसे मैं तुम्हें उसका समझाता हूँ, ट्रेड का। तो पहले क्या होता था कि ये टर्की के अंदर ना कुछ व्यापारी लोग क्या करते थे, अपने गधों पे सामान ले जाके ना ईरान वाली साइड से, ठीक है, वहां बेचना शुरू कर दिया, उन्होंने प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया। तो ये जो कट था, ठीक है, ये जो कट था, मतलब पैसा वो कमा रहे थे तो उसका कुछ कट उन्होंने क्या किया, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को देना शुरू किया। जो वहां से मतलब दूसरे कंट्री में जाके, दूसरे एरिया में जाके, कंट्री ना कहो, एरिया कह लो, दूसरे किसी राजा के एरिया में जाके, तो वो कुछ उसका कट देना शुरू कर रहा। फिर बाद में क्या हुआ कि उस जब भी व्यापारी किसी दूसरी कंट्री के पोर्ट पे आते थे, पोर्ट से व्यापार होता था, तो अब कुछ इलीगल सामान ना बेचो वहां पे, जो वहां पे नहीं बिकना चाहिए, तो उसकी लिस्ट आपको वहां के हेड को हैंड ओवर करनी पड़ती थी। तो ठीक है, उसे तर इफ बोलते थे। क्या बोलते थे? तर इफ। ठीक है, वो बाद में वो टैरिफ वर्ड बन गया। ठीक है, वो टैरिफ का मतलब क्या होता था कि लिस्ट होती थी बस, वो कि हम क्या बेचने लाए हैं, कितना कितना लाए हैं। आज वो टैरिफ वर्ड तुम्हें बार बार सुनने को मिलता है, वहीं से वो टैरिफ वर्ड ओरिजिनेट हुआ है, टैरिफ से। ठीक है, तो अब क्या होता था कि प्रोडक्ट आप एक कंट्री का अपना, जैसे मान लो इंडिया कपड़ा सप्लाई कर रहा है यूरोप में, जैसे करता था 1500s के टाइम पे, तो यूरोपियन कपड़ा नहीं बिकता था। यूरोपियन कपड़ा क्वालिटी में भी घटिया था और महंगा भी था। यहाँ वाला कपड़ा फार सुपीरियर था। समझ रहे हो ना? तो यहाँ का कपड़ा फार सुपीरियर, तो वहाँ का कपड़ा बिकता नहीं था। तो अंग्रेजों ने क्या किया, उन्होंने बोल दिया कि भाई इंडियन कपड़ा बैन करो, नहीं आने दो। तो कुछ चीजों पे बैन लगाया गया, रिस्ट्रिक्ट किया गया। तो समझ रहे हो इससे क्या हुआ? ट्रेड का कंसेप्ट शुरू हुआ कि आपकी कंट्री में क्या बिकेगा या नहीं बिकेगा, कितने रेट पे बिकेगा, उसके ऊपर टैक्स भी हम लेंगे। ये सारा कंसेप्ट शुरू हुआ। ठीक है, फिर बाद में क्या होता है कि इस ये और कॉम्प्लिकेट, मैं तुम्हें बिल्कुल शॉर्ट करके समझा रहा हूँ, कहानी लंबी नहीं लेके जाता। फिर चीजें और ज्यादा कॉम्प्लिकेट हुई, तो बाद में इस चीज को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास एक एंटिटी बनी, गैट, जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। बट ये सिर्फ किसके ऊपर बात करती थी? गुड्स के ऊपर। दो तरह की चीजों, हमारे पास व्यापार जब भी होगा, ट्रेड होगा, दो चीजों की बात होगी, गुड्स एंड सर्विसेज। सर्विसेज क्या है? जैसे हम यूएसए को सबसे ज्यादा क्या एक्सपोर्ट करते हैं? सर्विसेज। हमारे इंजीनियर यहाँ बैठ के यूएसए के लिए काम करते हैं, उसके लिए पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा?
यूएस के बैंक के सर्वर मैनेज कर रहे हैं हमारे इंजीनियर इंडिया में बैठ के, दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। इज दैट क्लियर? तो जो गैट था वो सिर्फ गुड्स को कवर अप करता था, सर्विसेज को कवर नहीं कर पाता था। अब फिर क्या होता है कि हमारे पास एक नई एजेंसी गैट की जगह लेती है, दैट इज नोन टू बी WTO, वर्ल्ड ट्रेड, समझ गए? अब फिर कंट्रीज ने आपस में ये देखा कि यार मान लो अब लेट सपोज मैं किसी कंट्री के साथ अच्छा रिलेशन बनाना चाहता हूँ, हम चाहते हैं कि उसके साथ ट्रेड बढ़े, ठीक है, टैक्स तो हम सभी पे लगा रहे हैं। अब हमें पता है कि हमारे पास कुछ ऐसे पोटेंशियल प्रोडक्ट हैं जो हम उस कंट्री को बेच सकते हैं। हमारे पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो उस कंट्री के लोगों को जरूरत उनको है, बट हमारे हमारे ऊपर वो टैक्स बहुत लगाते हैं। हम उससे क्या बोलेंगे, ऐसा है हम आपके प्रोडक्ट्स को टैक्स फ्री करते हैं अपने यहाँ पे, आप हमारे प्रोडक्ट्स को टैक्स फ्री करो, और इसको क्या बोलेंगे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इज दैट क्लियर? एफटी, तो हमने अभी काफी कंट्री के साथ एफटी की है, हमें पता होना चाहिए कौन कौन सी कंट्री के साथ एफटी की है। समझ रहे हो या नहीं? देखो तुम्हें ना एक चीज समझनी पड़ेगी कि पेपर नो डाउट तुम्हारा कल को क्लियर हो गया, तुम अच्छे कॉलेज में भी पहुंच गए, ये उस चीज की गारंटी नहीं है कि तुम अच्छे वकील बन जाओगे। हाँ, चांसेस हायर हो जाएंगे कि तुम अच्छे वकील बन जाओ। क्यों? क्योंकि तुम माहौल में रहोगे। ठीक है ना, वो हिंदी में एक बहुत पुरानी कहावत है, खरबूजे को देखे खरबूजा रंग बदलता है, तो सॉर्ट ऑफ दैट थिंग कि तुम एक ऐसे माहौल में रहोगे, जैसे पीयू में अगर तुम जाते हो, जैसे पीयू में माहौल क्या रहता है कि बहुत से बच्चे जुडिशरी क्रैक करते हैं हर साल, तो फर्स्ट ईयर से उसी उसी की तैयारी शुरू करते हैं, वो फर्स्ट ईयर से ही लग जाएंगे कोई भी जुडिशरी क्रैक करनी है। अच्छा तुम्हें पता चलेगा अच्छा ये बच्चा जुडिशरी की, यार मैं भी कर लेता हूँ, क्योंकि उसको किसी उसके सीनियर ने बताया कि ऐसा करना है, माहौल चलता आ रहा है। वहां पे तुम्हें टीचर्स ऐसे मिलेंगे, इवन कई टीचर्स को मैं जानता हूँ जो इवन यूपीएससी के इंटरव्यूज लेने भी जाते हैं। आईएएस का इंटरव्यू होता है ना, तो तुम्हारे अगर तुम यूनिवर्सिटी में पहुंच जाते हो, पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो तुम्हारे को टीचर ऐसे भी हैं जो लो एक्सपर्ट्स पैनल में बैठते हैं। ठीक है, वो तुम्हें पढ़ाए ना पढ़ाए, लेकिन तुम्हें कुछ ऐसी चीजें बताएंगे जो तुम्हारी लाइफ में बहुत काम आएगी। ठीक है, अब तुम किसी लोकल कॉलेज में पढ़ रहे हो, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, बुक्स तो सेम ही है, कॉन्स्टिट्यूशन तो सेम ही है, बट एक टीचर का एक्सपोजर होता है कि टीचर तुम्हें क्या बता के जा रहा है किताब के अलावा। ठीक है, तो तुम एक अच्छे कॉलेज में जाओगे, तुम्हारे अच्छे वकील बनने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, ये नहीं कि तुम बनोगे ही। और अगर तुम चाहते हो कि वो मतलब 100% हो जाए, तो तुम्हें एनालिसिस सीखना पड़ेगा, कोई भी न्यूज आ रही है, कुछ भी आ रहा है, तुम्हें उसको समझना पड़ेगा। भले ही तुम्हें लगे कि यार इससे मैं क्या करूंगा, बट तुम्हें पता होना चाहिए, नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाती। समझ रहे हो मेरा पॉइंट, समझ रहे हो? ठीक है, जैसे जैसे मान लो तुम इंडिया, अभी यूएस जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी इंडिया में इंट्रोड्यूस करना चाहता था, इंडिया ने मना कर दिया। उसमें एक मिल्क भी था, यूएस मिल्क सरप्लस है, मतलब वो चाहता था कि वो इंडिया एक्सपोर्ट करे, लेकिन हम नहीं चाहते कि मिल्क आए। उसके दो तीन रीजन है। यूएस में जो मिल्क बिकता है ना, जैसे यूएस कनाडा में जो मिल्क बिकता है, रेट ऑलमोस्ट सेम है, यहीं के इक्विवेलेंट है। ठीक है, अब यार तुम मार्केट में चले जाओ, लेट सपोज मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम्हें पता चला यार यूएस का मिल्क आया हुआ मार्केट में, सेम इंडियन रेट पे ही है, या 10-20 रुपए फालतू ही है, लेट सपोज, जो पैसे वाले लोग होंगे वो कोई इंडियन मिल्क नहीं खरीदेगा। भले ही तुम यहाँ बोल दो कि हम खरीदेंगे, बट अंदर से तुम भी कहोगे यूएस वाला ट्राई करते हैं, ज्यादा हाइजीन होगा ये वो, तो इंडियन मिल्क बिकेगा ही नहीं अगर यूएस का मिल्क यहाँ जाता है। पहली बात तो ये, इंडियन फार्मर को नुकसान, वो कहाँ बेचेगा अपना मिल्क? पॉइंट समझ आ रहा है? तो इसलिए मिल्क प्रोडक्ट्स को मना किया। अभी जो यूएस के साथ मतलब ट्रेड एग्रीमेंट हो, एफटीए तो नहीं हुआ यूएस का, तो हमने ट्रेड एग्रीमेंट किया, एफटीए हमने दूसरी कंट्री के साथ किया। तो दूसरा रीजन क्या है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से यूएस मिल्क को मना किया, वो है ब्लड फीड। अब ये ब्लड फीड क्या है, वहाँ की जो गाय और हमारे पास जो गायज है ना, जो वहाँ पे जो भी हमारे पास मिल्क प्रोड्यूसिंग जो एनिमल्स हैं, वो क्या करते हैं, अब वहाँ पे तुमने देखा होगा कि यूएस कनाडा और इन कंट्रीज में मीट कंजप्शन बहुत ज्यादा है या नहीं? अब जब मीट जो बुचर खाने हुए, जहाँ पे ये स्लॉटर हाउसेज है बेसिकली, तो जब जानवर कट रहे हैं तो खून तो निकलेगा, इतना खून का क्या करेंगे, तो उस खून को कलेक्ट करते हैं, उस खून को फिर ड्राई किया जाता है। ठीक है, और कुछ एनिमल के ऐसे बॉडी पार्ट होते हैं जो ह्यूमन कंजप्शन के लिए फिट नहीं होते, जानवरों के कुछ ऐसे बॉडी पार्ट भी होंगे, उनको क्रश किया जाता है और उनको गायों को फीड किया जाता है। अब
वो जो गाय जो खा रही है तो वो मिल्क में उसके ट्रेसेस आएंगे। तो हमारे यहाँ दूध सेक्रेड है, गुरुद्वारों में भी जा रहा है, मंदिरों में भी जा रहा है, तो ऐसा दूध वो एक्सेप्ट करेंगे? नो। तो ये भी एक रीजन है। तो तुम्हें यार पता होना चाहिए, तुम वकील बनने वाले, वकील एक्टिव होना चाहिए। क्लियर हो रही है बात? और करंट अफेयर तो एक ऐसी चीज है, जैसे अभी तुम ये जो जीएस या करंट अफेयर पढ़ रहे हो, मैथ रीजनिंग तुम्हें ना आए आगे फ्यूचर में, नहीं जरूरत पड़ेगी मैथ रीजनिंग की, तुम कैलकुलेटर रख लोगे, वो तो पेमेंट ही रिसीव करनी है, वो तो तुम असिस्टेंट रख लोगे पेमेंट रिसीव करने के लिए, तुम्हें कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कितना जीएसटी लग रहा है। तुम वकील अच्छे होने चाहिए, मैथ वगैरह रीजनिंग वगैरह इतनी काम ना, इंग्लिश तुम्हारी वैसे ही फ्लुएंट हो जाएगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब तुम काम उसको यूज करोगे घिस घिस के, ऑटोमेटिकली तुम्हारी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। शुरू में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बाय द टाइम तुम्हारी इंग्लिश अच्छी हो ही जाएगी। करंट अफेयर एक ऐसी चीज है, तुम लाइक इस पे मेहनत करोगे तो फ्यूचर में तुम्हारा मतलब तुम इसका अभी से अलाइन कर लोगे अपने आप को, तो तुम्हें फ्यूचर में हमेशा ये हेल्प करेगी करेगी, तुम्हें चीजों के बारे में पता होगा, रेफरेंस पॉइंट दे पाओगे जज के सामने आर्गुमेंट करते हुए। तो अभी से हैबिट बनाओ न्यूज़पेपर पढ़ने की, न्यूज़ का एनालिसिस, और ये टिकटॉक उससे नहीं, अपने आप खुद से एनालिसिस करना। और वो कैसे होएगा? तब तो न्यूज़ को प्रॉपरली रीड आउट करा करोगे, क्योंकि यार हर बंदा ना तुम्हें न्यूज़ अपने प्रोस्पेक्ट से बताएगा। ठीक है? इंडिया में क्या है कि दो तरह के प्रोस्पेक्ट चलते हैं, एक तो अगेंस्ट गवर्नमेंट, वो तुम्हें अच्छे में भी बुरा दिखाएंगे, और एक प्रो गवर्नमेंट, जो बुरे में भी अच्छा दिखा देंगे। और जब भी तुम कोई न्यूज़ पढ़ो तो अपना व्यू पॉइंट पहले से ना बनाओ, जैसे लेट सपोज कि गवर्नमेंट ने कुछ किया है, तो कुछ लोगों को गवर्नमेंट पसंद नहीं होती। ठीक है? तो वो पहले ही सोच के चलेंगे यार कुछ गलती करा होगा। समझ रहे हो? वो व्यू पॉइंट तुमने पहले नहीं बनाना, जब तक तुम खुद पूरा रिपोर्ट के अपने एंड तक ना पहुंचो, किसी के कहे पे चलने की बजाय तुम खुद एनालिसिस करना सीखो, एक तो ये भी बहुत जरूरी बात है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम न्यूट्रल रहो, जब तुम न्यूज स्टार्ट करो तो पहले व्यू पॉइंट ना बनाओ जब तक तुम एंड तक ना पहुंचो। व्यू पॉइंट बनाओ, बट नॉट बिफोर रीडिंग दैट पर्टिकुलर न्यूज। समझ आ रही है बात? जैसे तुम्हें बताता हूँ मैं, कई साल पहले की बात है, इंडिया में एक SC ST एक्ट है, तुम्हें पता है ना, अब भी खैर वो दोबारा न्यूज में आया था वो, अभी फिर से, है ना? तो SC ST एक्ट को लेकर कई साल पहले क्या हुआ था, मतलब आई गेस 5 6 साल पहले की बात है, तो सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि बहुत सारे फेक केसेस आ रहे हैं अंडर SC ST एक्ट, कि वहां पे क्या था कि लोगों ने बोला कि हमें हमारी जाति की वजह से हरास किया गया, तो केसेस आए, तो सुप्रीम कोर्ट ने मॉनिटर किया कि कुछ जेन्युइन भी है, लेकिन मेजोरिटी आर फेक केसेस। तो उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने सरकार को कहा कि आप क्या करो कि थोड़ा उसको ऐसा करो कि किसी को भी अरेस्ट करने से पहले अंडर SC ST एक्ट एक पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अब तुम इसमें बताओ कि अगर मान लो मुझे अरेस्ट करना है, तो उससे पहले अगर इन्वेस्टिगेशन हो जाए तो कुछ क्या गलत है? इट्स ओके। तो उस रूल के अंदर कुछ ऐसे नॉर्मल नॉमिनल बदलाव हुए, पूरे इंडिया में प्रदर्शन शुरू हो गए। ठीक है? मतलब ट्रेन जाम कर दिए, बहुत जगह दंगे वगैरह हुए, जब लोगों उन इंटरव्यू वालों ने उनसे पूछा कि क्या क्यों प्रदर्शन कर रहे हो, क्या है रीजन, क्या है, तो बोल रहे रिजर्वेशन बंद करने वाले हैं। जबकि इसका रिजर्वेशन से कोई लेना देना था ही नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो जब भी कुछ तुम करो तो ठीक है, अपना ओपिनियन बनाओ, लेकिन सब कुछ एनालिसिस करने के बाद। ठीक है? और एक बहुत जरूरी बात मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, वो क्या, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि तुम हो सकता है कि तुम्हें गवर्नमेंट पसंद ना हो, तुम गवर्नमेंट के खिलाफ हो, लेकिन तुम देश के खिलाफ थोड़ी ना हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? हो सकता है तुम्हें करंट गवर्नमेंट ना पसंद हो, इट्स ओके, इट्स योर ओपिनियन, बट तुम देश के खिलाफ नहीं जाओ, ये इतना थोड़ा सा लाइन क्लियर रखो। ठीक है? ओके। सो इसके अलावा और क्या? हाँ, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को लेकर क्वेश्चन आता है। अब नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की लिस्ट बहुत लंबी है ना? कैसे याद करोगे? मैंने हमेशा बोलता हूँ स्टूडेंट्स को कि गूगल पे जाओ। ठीक है? अगर यहाँ पे चल रहा हो तो मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ, गूगल पे जाओ। गए? नेशनल पार्क लिखा, कोनो नेशनल पार्क आ गया फर्स्ट।
देखा, कूनो नेशनल पार्क आ गया। क्यों फेमस है कूनो नेशनल पार्क? क्योंकि यहाँ पर चीतास जो है वो लाए गए थे 2 कंट्रीज से। इंडिया में चीतास को फिर से रिवाइव किया गया, ठीक है। फिर उसके बाद देखो फिर से वही, अब ये आए कहाँ से थे? बोट्सवाना से आए थे। 8 चीतास फ्रॉम बोट्सवाना टू रीच कूनो नेशनल पार्क। इससे पहले भी कहीं से आए थे, है ना? दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? हाँ जी। प्रोजेक्ट चीता 1997 में वो हो गए थे, ठीक है। ऐसे तुम्हें थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। और ये तो सिर्फ कूनो का आ रहा है, लेकिन तुम जैसे स्क्रॉल करोगे, जैसे नेक्स्ट पेज पे जाओगे, तुम्हें कुछ और नेशनल पार्क के नाम भी मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि कूनो बहुत ज्यादा न्यूज में था, तो शुरू में कूनो के थोड़े से ज्यादा आ जाएंगे। ओके, तुम थोड़ा सा, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी इस तरह से। तुम देखो, एक और नेशनल पार्क आ गया, बनके नेशनल पार्क। अब तुम्हारे लिए क्वेश्चन क्या आ गया? कहाँ पे है बनके नेशनल पार्क? आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ठीक है। एटलीस्ट तुम पिछले 6-7 महीने के देख लो जो न्यूज में रहे नेशनल पार्क, ठीक है। उनसे कुछ देखो, ऐसा तो गारंटी तो कोई नहीं ले सकता कि क्वेश्चन आएगा, लेकिन पॉसिबिलिटी हाई रहेगी कि वहां से क्वेश्चन मिल जाए। देखो, मेरा ऑब्जेक्टिव हमेशा ये रहता है कि तुम्हें पढ़ना सिखाना। क्योंकि अगर मैं तुम्हें पढ़ना सिखा पाया तो तुमने सारी जिंदगी पढ़ना ही है, ठीक है। एक बुक मैं अगर मैं ये कहूँ कि ये बुक पढ़ लो और इसी से पेपर आ जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। मेरा काम है तुम्हें पढ़ना सिखाना, कि पढ़ते कैसे है, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ नेशनल पार्क लिखा, यहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर दो, फिर न्यूज पे क्लिक करो, फिर थोड़ा सा सर्च स्क्रॉल करो, ठीक है। इस तरह से तुम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क कर लोगे जो रिसेंटली न्यूज में थे। जैसे भीतरकनिका नेशनल पार्क से बहुत बार क्वेश्चन आता है, उड़ीसा में है ये, ठीक है। ये आपके रेप्टाइल्स के लिए फेमस है, ठीक है। इंडिया में घड़ियाल, ठीक है, और इंडियन घड़ियाल बोलते हैं उसको, क्रोकोडाइल, ठीक है। ये दोनों मिलते हैं, ठीक है। ये दोनों अलग अलग है। आपको सुनने में लग रहा होगा कि सेम है, बट घड़ियाल और मगरमच्छ दोनों अलग अलग है, ठीक है। क्लियर हो रही है बात? जैसे मंकी और चिंपैंजी अलग अलग है, ओके। सो नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कर लोगे ऐसे, ठीक है। उसके बाद रिसेंट जो स्पोर्ट्स के इवेंट्स हुए, जैसे अभी T20 वर्ल्ड कप ऑन गोइंग है, अगला कहाँ होना है? रिसेंट जो हमारे पास वर्ल्ड कप या बड़े इवेंट्स हुए हैं स्पेशली फीमेल्स के, वो कहाँ हुए, किसने जीते, ठीक है। अभी फीफा का फुटबॉल वर्ल्ड कप हो रहा है, 3 कंट्रीज मिलकर होस्ट करेंगी, यूएस, मैक्सिको, कनाडा। लेकिन मैक्सिको पे अनसर्टेनिटी आ गई है। क्यों? मैक्सिको में भी ड्रग कार्टेल के जो लीडर को किल किया है, उसके बाद से कंट्री में थोड़ा सा गड़बड़ तो हो गई है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ठीक है। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मैंने कुछ बच्चे लेट आए तो मैं फिर से रिपीट कर दूं कि सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, पेपर से डरना नहीं है, करंट अफेयर से डरना नहीं है। यार तुमने जितना पढ़ना है उतना ही दूसरे ने पढ़ना है। अगर तुम्हारे लिए करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा है तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा है जो दूसरा तुम्हारे साथ पेपर में अपीयर हो रहा है, ठीक है। तुम थोड़ा सा मेहनत, मतलब करंट अफेयर से डरो ना, और इसको अपना एक वो बनाओ, साथी बनाओ, इसके साथ थोड़ा सा मतलब अपने एंगेजमेंट जो इंप्रूव करो। और मैंने तुम्हें समझा भी दिया कि अगर तुम, नो डाउट हो सकता है तुम्हें अभी किसी को मैथ अच्छा लगता है, किसी को रीजनिंग अच्छी लगती हो सकता है किसी को इंग्लिश अच्छी लगती हो, लेकिन आगे चल के जो सब्जेक्ट तुम्हारा लाइफ टाइम तुम्हारे साथ रहेगा, यही है, ठीक है ना। क्योंकि एक अच्छा वकील वही हो जो अलर्ट होगा, जिसे सब पता होगा दुनिया में, देश और दुनिया दोनों में क्या चल रहा है, ठीक है। तो नो डाउट हो सकता है तुम्हें कोई, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम उस सब्जेक्ट को छोड़ दो, लेकिन इसको भी अपने साथ, मतलब अगर तुम चाह रहे हो कि तुम अच्छे वकील बनो तो अपने साथ इसको अटैच कर लो। थोड़ा सा न्यूज़पेपर पढ़ने की भी हैबिट बनाओ, अभी से बनाओ, ठीक है। नहीं तो जैसा कि मैंने बताया, 2 तरह के वकील हैं, एक जो लोगों के पीछे भागते हैं और दूसरा लोग जिनके पीछे भागते हैं, ठीक है। तो ये पता कि बहुत से सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं वो मुंबई से डेली अप डाउन करते हैं, मुंबई से अप डाउन करते हैं। उन्हें प्लेन की कॉस्ट कुछ मैटर ही नहीं करती। और तुम अगर उनसे बात करना चाहो तो बोलते हैं कि यह काम करो, साथ की सीट बुक करा लो, प्लेन में चलते चलते बात करेंगे, ठीक है। तो अब तुम सोच के देखो कि वो भी, उन्हें कॉस्ट उनको ही बियर करनी है, क्लाइंट्स को बियर करनी है, ओके। तो डरना नहीं है, ठीक है। मैं हमेशा स्टूडेंट से बोलता हूँ कि भाई डरना नहीं है, एग्जाम्स
अगर तुम्हारे लिए मुश्किल है, सबके लिए मुश्किल है। करंट अफेयर अगर तुम्हारे लिए ज़्यादा है तो सबके लिए ज़्यादा। ओके, तो थोड़ा सा चीज़ों को समझना सीखो, डरना कम करो, न्यूज़पेपर पे थोड़ा फोकस किया करो, ठीक है? और कुछ पूछना तो बता दो। हाँ जी, ऑनलाइन जो बच्चे हैं वो भी बता सकते हैं अगर उन्हें कुछ पूछना है तो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर जैसे इंडिया यूएस का ट्रेड डील हुआ था, बट अभी यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ हैं वो रद्द कर दिए, तो कौन सी प्रिवेल करेगा, जो ग्लोबल टैरिफ है या फिर? नहीं, नहीं, एक्चुअली वो तो टैरिफ से रिलेटेड था, वो ट्रेड डील इज़ समथिंग डिफरेंट। ट्रेड डील तो वो वैलिड रहेगी, रहेगी। आप ये मान के चलो कि टैरिफ को उन्होंने कहा कि भई टैरिफ जो है इनवैलिड है, बट ट्रम्प उसको बायपास कर लेंगे किसी ना किसी तरह, दैट्स फॉर श्योर। इनके ऊपर सो जैसे सर ग्लोबल टैरिफ है जो अब ट्रम्प ने 15% कर दिया, तो इंडिया का अभी भी 18% ही रहेगा? ग्लोबल टैरिफ तो एक अलग चीज़ है। जैसे अब यार सिर्फ ट्रेड ना इतनी सिंपल नहीं होती। यहाँ पे कई चीज़ों को लेकर एक्सेप्शन भी रहती है। जैसे हमने इवन यूएस के साथ ट्रेड भी किया, स्टिल हम यूएस को एग्रीकल्चर मार्केट में, जैसे मैंने तुम्हें समझाया भी थोड़ी देर पहले, कि एग्रीकल्चर मार्केट में हम एंट्री नहीं दे रहे। क्योंकि सिंपल सी बात है, तुम्हें एक और चीज़ बताता हूँ, ऑस्ट्रेलिया का वीट बेस्ट क्वालिटी का माना जाता है। ठीक है? अगर यहाँ ऑस्ट्रेलियन वीट बिकना शुरू हो गया, तो इंडियन वीट नहीं खरीदोगे। जो रिच लोग हैं वो इंडियन वीट नहीं खरीदेंगे। फिर कहाँ बेचोगे इंडियन वीट? हाँ जी, पॉइंट क्लियर हो रहा है? तो ट्रेड इतना सिंपल नहीं होता। उसमें क्या है कि आप मान के चलो कि ट्रेड डील रहेगी, बट ट्रम्प ने उसको ज़्यादा ही ओवर हाइप करके बताया। उन्होंने बोला कि 500 बिलियन का इंडिया सामान खरीदेगा, दैट्स नॉट इवन पॉसिबल। 100 बिलियन भी हो जाए वो भी बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि नेक्स्ट ईयर तक इंडिया, उन्होंने अपने देश में अपने इमेज को बोल्ड करना है, तो ट्रम्प की बातों को थोड़ा इग्नोर करो। बस ये याद रखो कि हमने कुछ कंट्री साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए, मैंने वो बोला हुआ। वो जरूर याद रख लेना, वो लिस्ट देख लेना कि किन किन कंट्री साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारा हुआ है। यूरोपियन यूनियन के साथ हुआ है, तो यूरोपियन यूनियन में कितने कंट्रीज हैं? ठीक है? उन कंट्रीज में से सभी कंट्रीज की करेंसी यूरो नहीं है। तो कितने कंट्रीज की करेंसी यूरो है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ठीक है? यूरोपियन यूनियन में सभी कंट्रीज की करेंसी यूरो नहीं है, लेकिन मैक्सिमम की है। ठीक है? क्लियर पॉइंट समझ आ रहा है? यूरोपियन यूनियन में हमारे पास किस तरह से काम होता है, तो आपको पता होना चाहिए। वहां पे एक यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट है। ठीक है? और उनमें से एक जो प्रेसिडेंट है, आपने पता होगा, उन्होंने बताया कि मेरे पास ओसीआई कार्ड है। पता है या नहीं पता? या तुम बच्चे क्यों नहीं इंपॉर्टेंट चीजें देखते और मिस कर कैसे कर देते हो? यूरोपियन काउंसिल के जो प्रेसिडेंट इंडिया आए थे, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी कि फॉर द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उन्होंने प्रेस के दौरान सबको चौंका दिया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने पॉकेट से निकाला और अपना ओसीआई कार्ड दिखाया। सो व्हाट इज ओसीआई कार्ड? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। दैट मींस व्हाट? जब आपके एंसेस्टर या आप खुद इंडिया से और किसी तरह से रिलेट करते हो, तो आपको ओसीआई कार्ड मिल जाता है। ओसीआई कार्ड से बेनिफिट क्या होता है कि मैं अनलिमिटेड टाइम विदाउट एनी वीजा इंडिया विजिट कर सकता हूँ, इंडिया में लैंड परचेज कर सकता हूँ। नोट एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर लैंड एग्जम्प्टेड है। तो उन्होंने दिखाया। तो इसका मतलब क्या था कि यूरोपियन जो हमारे पास यूनियन है, उसका जो हेड है, वो भी कहीं ना कहीं इंडिया से जुड़ा हुआ है। उसका नाम तुमसे पूछा जा सकता है। बताओ या नहीं बताओ? अब तुमने मिस तो कर मेरे दी। को तब अब तुमने ये चीज मिस कर दी, लेकिन एग्जामिनर को तो पता हो कि वो तो न्यूज़पेपर या इस तरह की चीजें देख रहा होगा ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ठीक है? तो ट्रेड में ऐसी कई इंटरेस्टिंग चीजें हुई हैं। टाइम का मैं थोड़ा कंसाइज करके बता रहा हूँ, ठीक है ना? क्लियर? हाँ जी, और कोई डाउट? कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट में क्या होता है बच्चे? ये ना ट्रेड की अलग अलग टर्म्स है। कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट में क्या करते हैं हम? जैसे कुछ पर्टिकुलर चीजों को लेकर हम क्या करेंगे, एक जैसे थोड़ा टैक्स कम करेंगे। इवन एक एंटी डंपिंग ड्यूटी लगती है। एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है कि कुछ प्रोडक्ट्स पे हम एंटी डंपिंग ड्यूटी भी लेते हैं। इंपोर्ट ड्यूटी तो लेंगे ही लेंगे। इंपोर्ट ड्यूटी तो क्या है कि भाई तुम अपना प्रोडक्ट इंडिया में बेच रहे हो, इंपोर्ट ड्यूटी दो। साथ में एंटी डंपिंग ड्यूटी भी देते हैं। जैसे लैपटॉप हो गया, या आपका प्रोडक्ट बहुत ज्यादा चीप है। एंटी डंपिंग ड्यूटी होती है कि लेट से अगर लैपटॉप आपने बेच दिया इंडिया में, लेट सपोज लैपटॉप की लाइफ होती है 5 साल, 10 साल, 15 साल। उसके बाद लैपटॉप गार्बेज। इसमें से निकलेगा पीसीबी। निकलेगा या नहीं निकलेगा? मदरबोर्ड बोल दो तुम नॉर्मल लैंग्वेज में। ठीक है? अब वो मदरबोर्ड और बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट निकला, उसको बोलते हैं ई वेस्ट। ई वेस्ट भी दो तरह का होता है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक। अब उस वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? इंडिया की। ये तो चाइना ने भेज दिया अपना प्रोडक्ट। लास्ट में ई वेस्ट को डिस्पोज ऑफ हमें करना है। खर्चा आएगा या नहीं आएगा? तो हम पहले ही बोलते हैं लाओ जी एंटी डंपिंग ड्यूटी भी दो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट?
तो कुछ सस्ते प्रोडक्ट्स पे भी लगा रहे थे कि जब आपका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा चीप है तो अपना प्रोडक्ट यहाँ डंप कर रहे हो। तो कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट में हम सारी चीज़ों पे ऊपर बात करते हैं, फिर किसको कम किया जा सकता है, किसके ऊपर नेगोशिएट किया जा सकता है, उस टाइप से। ठीक है, हाँ जी। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ कि जैसे जो जब भी कोई बड़ी चीज़ आती है ना, उसको एनालिसिस करा करो। सिर्फ ये नहीं, जैसे मान लो यूरोपियन यूनियन के साथ जो ट्रेड हुई थी उसको बोला गया मदर ऑफ ऑल डील्स। तो तुम उसमें ये देखो कि यूरोपियन यूनियन क्या है, कब बना था, किस तरह से फंक्शनैलिटी करता है। उन्होंने अपने सिस्टम को सही से मैनेज करने के लिए कलेक्टिव करेंसी रखी हुई है। समझ पा रहे हो मेरी बात? अगर हमने लेट से न्यूजीलैंड के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, तो न्यूजीलैंड की ज्योग्राफी देख लो। न्यूजीलैंड का एक पार्ट नॉर्थ में, एक साउथ में, बीच में से हमारे पास कौन सा स्टेट गुजर रहा है? न्यूजीलैंड न्यूज में हमारे साथ अच्छे खासा वो एग्रीमेंट हुआ है। न्यूजीलैंड की करंट और न्यूजीलैंड के पार्लियामेंट बार बार न्यूज में आता है। क्यों आता है न्यूजीलैंड का पार्लियामेंट बार बार न्यूज में? वहाँ एक स्पेशल ट्राइब है, मोआरी ट्राइब। हाँ, वो डांस करती है। अब उस ट्राइब का नाम तुम्हें पता होना चाहिए। कहीं बार पूछ लेते हैं कि ये ट्राइब कौन सी कंट्री से रिलेटेड है, क्योंकि मोआरी ट्राइब कई बार उनकी पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करती है। वहाँ पे कुछ लोग भी हैं जो उसी ट्राइब से रिलेटेड है, स्पेशल डांस करते हैं वो। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? कि जब कोई बड़ी न्यूज आती है तो उसका एनालिसिस तुम्हें सीखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जो छोटी न्यूज होंगी, जो मतलब ऐसा कुछ होगा जो स्किप हो सकता है, वो तो हो ही जाएगा, उसका तो कुछ कर ही नहीं सकते। यार देखो, सोर्सेज वही होता है कि तुम्हें थोड़ा सा एफर्ट खुद भी करने पड़ेंगे। जैसे यूरोपियन यूनियन का तुम पढ़ लो, विकिपीडिया से पढ़ लो, ठीक है। और जैसे एक चीज और होती है कि जो एडिटोरियल पेज होता है, नो डाउट वो बड़ा टिपिकल होता है, समझना भी थोड़ा मुश्किल होता है। थोड़ा एडिटोरियल पेज की तरफ भी जाना शुरू करो, एडिटोरियल पेज पे थोड़ा फोकस किया करो। ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस ले सकते हो, द हिंदू ले सकते हो। उसका जो एडिटोरियल पेज होता है, एडिटोरियल पेज समझते हो ना सब लोग? हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स एडिटोरियल पेज समझते हो ना आप लोग? ओके, तो उस पर थोड़ा फोकस किया करो। ठीक है, कुछ और? तो ऑल दी बेस्ट सबको। ठीक है, वैसे मैं भी हूँ यहाँ। ठीक है, कुछ और डाउट हुआ तो लेट मी नो। ठीक है, हम उसको फिगर आउट कर लेंगे। बाकी वही है कि कॉन्फिडेंस से पेपर में जाओ। ठीक है, और अभी से थोड़ी हैबिट बनाओ, अभी से अपने अंदर वो चीज़ लाओ कि तुम्हें अच्छा वकील बनना है। पेपर क्रैक करना इज जस्ट अ स्मॉल पार्ट। ठीक है, उससे ये इंश्योर नहीं होगा कि तुम अच्छे वकील, मतलब तुम्हारे लाइफ सेट है या तुम बहुत अच्छे वकील बन गए, वो एक पार्ट है। हाँ, उससे पॉसिबिलिटी, जैसा कि मैंने बताया, अच्छी हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारे साथ के जो सर्कल होगा, जो टीचर होंगे, वो तुम्हें अच्छे मिल जाएंगे, तो थोड़ा पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। बट इट्स अ स्मॉल पार्ट। तुम्हें अब पूरी लाइफ लाइफ जब तक है तब तक स्ट्रगल ही है। ठीक है, बट वो साथ स्ट्रगल के साथ हमने एंजॉय भी करना है। ओके, तो चलो आज के लिए इतना ही फिर। ठीक है, अगर मेरे को टाइम मिला तो हम फिर से, मैं कोई लेक्चर लेने जरूर आऊँगा आप लोगों के साथ। टॉपिक वगैरह एक दो डिस्कस करेंगे अच्छे से डिटेल में, एनालिसिस के साथ। आज तो इंट्रोडक्शन देना, थोड़ा सा बताना था तुम्हें कि पेपर से डरना नहीं है और किस तरह से थोड़ा सा अप्रोच रखनी होती है। ठीक है, ओके, थैंक यू।